सामान्य अध्ययन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपके साथ जिस विषय की यात्रा पर हैं वह विषय था भारत का संवैधानिक विकास, यानी इंडियन पॉलिटी में भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा में है। इस सफ़र में अब तक 6 पड़ाव हमने पार किए हैं और आज हम छठे से आगे सफ़र को शुरू करते हैं। 7वां भाग के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 का। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि कंपनी का जो प्रशासन है वह ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जो ट्रस्ट बनाया जाएगा उसके अनुसार चलाया जाएगा। और साथ साथ यह भी था कि अब जो ब्रिटिश प्रशासन है भारत में, यानी कंपनी का जो प्रशासन है वह ब्रिटिश संसद पर टिका हुआ था, ब्रिटिश संसद की इच्छा पर। उनकी इच्छा जब तक हो तब तक ही रहेगा। इसी बीच में 1857 ईस्वी में क्रांति होती है और क्रांति के पश्चात ब्रिटिश संसद ने फैसला लिया कि अब कंपनी के हाथों से प्रशासन की बागडोर ले लिया जाए। और एक ऐसा उचित अवसर उनको मिला जब सीधे कंपनी से प्रशासन की बागडोर लेकर क्राउन को सौंप दिया गया। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। 1857 की क्रांति पर अगर हम बात करेंगे, 1857 की क्रांति के समय में 2-3 बिंदु हमें ध्यान में रखना चाहिए। जिस समय क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। और उन दिनों ब्रिटेन के पीएम पामस्टन थे। कोई क्रांति कई कारणों से होती है, तो ऐसा नहीं है कि 1857 की क्रांति के अचानक से कोई कारण आ गए थे। हालांकि फिर भी तात्कालिक कारण होते हैं जिससे कि क्रांति उत्पन्न होती है। यानी यूं तो वह धीरे धीरे तैयार हो रहा होता है, उसका बहुत पीछे से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही होती है, लेकिन कोई ना कोई एक कारण आता है जिसके बाद क्रांति सुलगने लगती है, अर्थात उसकी जो चिंगारी है वह ज्वाला में परिणत हो जाती है। और ऐसे अगर हम उस चिंगारी की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति की चिंगारी वह जो कारतूस वाला विषय था, जो एनफील्ड राइफल नया जो यूज किया जाना था, सेना के को दिया गया था, उस राइफल में जो कारतूस यूज किए जाते थे, इससे हुई अफवाह या जो उसकी वास्तविकता थी, इससे क्रांति की चिंगारी ज्वाला का रूप ले लेती है। और 1857 की क्रांति के समय ऐसा लगने लगा था कि शायद ब्रिटिश साम्राज्य का यानी कंपनी साम्राज्य का अंत शायद हो जाएगा भारत से। परंतु जैसे भी हो, फिर ब्रिटेन की सेना ने यानी कंपनी सेना ने क्रांति को दबाया और क्रांति को दबाने के पश्चात फिर से अपने साम्राज्य को व्यवस्थित किया। 1853 से 1857 के बीच के अगर हम पर नज़र डालेंगे तो उस समय कंपनी का व्यापार पर ध्यान कम गया था और अपने साम्राज्य को विस्तृत करने पर ध्यान ज़्यादा आ गया था। 1857 की क्रांति हुई, फिर उसको दमन किया गया और 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, भारत भेजा। और इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा और वायसराय सीधा प्रतिनिधि होगा ब्रिटिश संसद का। यूँ समझ ले कि वह अब सीधे क्राउन का यानी ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होगा और अब कंपनी का शासन खत्म हो गया। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था यह पद समाप्त हो जाता है, कंपनी शासन समाप्त होकर के सीधे सम्राट का शासन भारत में शुरू हो जाता है। 1858 की क्रांति 57 के क्रांति के बाद 1858 का जो विधेयक आया उसके तहत भारत का प्रशासन साम्राज्य द्वारा नियुक्त एक विशेष परिषद को सौंप दिया गया। अब भारत का प्रशासन सम्राट के हाथों में तो आ गया, लेकिन सम्राट तो आएंगे नहीं, तो फिर कैसे प्रशासन होगा? तो एक 15 सदस्यीय परिषद गठित किया गया जिसको सौंप दिया गया भारत में आपको शासन करना है। और यह 15 सदस्यीय परिषद जो था उसमें से 8 सदस्य की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होती थी और 7 सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी के जो निदेशक सब थे उनके द्वारा हो रहा है। तो ध्यान में रखना है 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होने थे और 7 सदस्य थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। परिषद का जो अध्यक्ष था वह था मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव। ध्यान में रखेंगे कि यह जो इसका जो था, जो काउंसिल गठित की गई उसका जो सचिव होता था उसको कहा जाता था भारत राज्य सचिव या मुख्य राज्य सचिव, या सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो सचिव थे। और यह भी थोड़ा सा हम ध्यान दे करके चल दें कि भारत में 1858 ईस्वी में जो भारत सचिव बनाया गया, पहले भारत सचिव थे एस्टनली। 1858 ईस्वी में, तो यहाँ ध्यान में रखना है पहले वायसराय हो जाएंगे कैनिंग, और पहले सचिव, भारत सचिव हो जाएंगे एस्टनली। तो अब इस जो सचिव के पास बीडी और बीसी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल दोनों की, यानी ध्यान में रखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक बोर्ड जो था उसका और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, दोनों की ताकत, संयुक्त शक्ति किसके पास आ गई? राज्य सचिव के पास। अब इस तरह से यह समझ ले कि एक लंबे समय से 1784 ईस्वी के पीट इंडिया एक्ट से जो द्वैध शासन शुरू हुआ था वह 1858 की एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से 1784 के पीट इंडिया एक्ट के द्वारा जो द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, उस समय बीडी के अलावे एक बीसी का गठन किया गया था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। अब दोनों की शक्ति किसके पास आ गई? राज्य सचिव के पास। परिषद के जो सदस्य थे 15, उनमें से आधे को कम से कम ऐसे होने थे जो भारत में 10 वर्ष तक सरकारी सेवा कर चुके हों, यानी इन 15 में से आधे से कम ऐसे होने थे जिनको कि भारत में पूर्व में 10 साल तक सरकारी सेवा करने का अनुभव रहा हो। एक और बात ध्यान में रखना है, इसकी जो भूमिका थी वो परामर्शदाता की थी। आवश्यक नहीं था कि इसके निर्णय को माना ही जाता, लेकिन उसको परामर्श देना यह उसकी भूमिका थी। भारत का राज्य सचिव एक नियमित निकाय की भांति था जिस पर भारत तथा ब्रिटेन में मुकदमा चलाया जा सकता था। ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन में भी उसके ऊपर मुकदमा चल सकता था और भारत में भी मुकदमा चल सकता था। ऐसा प्रावधान 1858 के अधिनियम में किया गया था। राज्य सचिव यह भी ध्यान में रखेंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अर्थात एक तरह से यूं समझ ले कि भारत के मामले का वह एक मंत्री होता था जो ब्रिटिश संसद में भारत के हितों के संदर्भ में या भारतीय विषयों से जुड़ा हुआ जो बात है वह ब्रिटेन संसद में रखता था। गवर्नर जनरल परिषद के विधि सदस्य प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तथा महाधिवक्ताओं की नियुक्ति सम्राट द्वारा। ध्यान में रखिए, गवर्नर जनरल के विधि सदस्य, उसके बाद प्रेसिडेंसियों के गवर्नर, जो उन दिनों भारत में प्रेसिडेंसी है उसके गवर्नर, और महाधिवक्ताओं की नियुक्ति सम्राट द्वारा होना था, जबकि यानी उनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा होनी थी, जबकि उनकी ही स्वीकृति पर, सम्राट की ही स्वीकृति पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को था। यानी वायसराय लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकते थे। बाकी जो यह नियुक्ति दिखाई दे रहा है विधि सदस्य, प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तथा महाधिवक्ताओं की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होनी थी। उसके बाद देखिए, अनुबंधित सिविल सेवा में नियुक्तियां अब खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। यानी अब जो सिविल सर्विस खास करके जो थे तो उसमें जो नियुक्ति होगी वह खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाएगी, इसकी व्यवस्था की गई। और जिसके लिए राज्य सचिव को सिविल सर्विसेज कमिश्नर की सहायता से नियम बनाने थे। अर्थात खुली प्रतियोगिता से जुड़े जो नियम थे उसको जो है भारत सचिव क्या करता कि सिविल सर्विसेज कमिश्नर की सहायता से उसके लिए नियम बनाता। यानी उसके नियमों को या फिर जो उसकी प्रक्रिया थी उसको बनाने में राज्य सचिव को, भारत सचिव को कमिश्नर का सहयोग प्राप्त होता था। 1858 का जो यह अधिनियम था, यह 2 अगस्त 1858 को
राजकीय स्वीकृति को प्राप्त किया। इस अधिनियम के बाद महारानी विक्टोरिया, जो उन दिनों ब्रिटेन की महारानी थी, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ आपसे जब सवाल पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटेन का पीएम था पामस्टन, भारत का उस समय गवर्नर जनरल था तो कैनिंग था, और महारानी ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को उन्होंने एक घोषणा किया भारत के लिए, और उस घोषणा के तहत कहा गया कि अब भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में, जो चूँकि ब्रिटिश साम्राज्य तो उसमें बहुत बड़ा साम्राज्य था, पूरी दुनिया के बहुत सारे भागों में फैला हुआ था, तो ब्रिटिश महारानी ने कहा कि ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा, भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में जो ब्रिटिश प्रजा हैं उसके समान ही माना जाएगा। एक तरह से यह था कि लोभ लालच दिए जा रहे थे, क्योंकि अभी अभी क्रांति हुई थी, तो ये प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरीके से लोग अब शांत रहें। उसके बाद भारत के लोगों को लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, जो उनकी शिक्षा है, योग्यता है, या जिसमें वह विश्वास रखते हैं, विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती में मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, निवास स्थान, इस सब के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए, हमारे संविधान के बनने में, भारत के संविधान के निर्माण में महारानी विक्टोरिया का यह घोषणा जो था, यह भी विशेष अर्थ रखता है। उस समय महारानी विक्टोरिया के इस घोषणा को महारानी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी अधिकार पत्र एक तरह से समझा जाए, भारतीयों को महारानी ने दिया था। इसके साथ भारत के लोगों के भौतिक और नैतिक उन्नति के हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ऐसा विश्वास महारानी विक्टोरिया ने दिया। इस तरह से कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की महारानी ने भारत के लोगों के लिए अधिकारों का एक पुलिंदा, अधिकारों की एक पोटरी था, जिसको कि खोला और उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। इसके बाद में 1858 के इस अधिनियम के बाद ही फिर से कोशिश की जाने लगी कि जल्द ही भारत में कुछ कानूनी रूप से कुछ परिवर्तन किए जाएं, और इसके लिए बहुत जल्द ही, यानी अगले 1-2 वर्ष के अंदर ही एक अधिनियम विशेष रूप से आया, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।